नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस वाला ब्लॉग्स में। तो मेरा आज का ये वीडियो जो है वैगनार कार के रिव्यू के बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं मेरे पास कौन सी कार है, कौन सा मॉडल वगैरह, कब का है कब का नहीं। तो ये कार है भाई वैगनार का VXI CNG मॉडल। और ये कार मैंने परचेज़ की थी जून 2023 में, और तब से लेके अब तक यानी कि 14 महीनों में मैं इस कार को जो है 53,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चला चुका हूँ। आपको अभी मीटर पे रीडिंग दिखा दूंगा मैं। तो इतना एक्सपीरियंस काफ़ी होता है किसी कार के बारे में बताने के लिए। तो अगर आप वैगनार कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी ऑन करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इससे कि 50,000 किलोमीटर चलने के बाद आपकी वैगनार की क्या मतलब कंडीशन रहेगी, आपको क्या क्या खर्चे आएंगे वगैरह वगैरह सब चीज़ें। या फिर आप कार लेना चाहते तो एक लॉन्ग टर्म में आपकी कार कैसा रहेगी, उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, सब कुछ मैं आपको जो है इस वीडियो में डिटेल में आज बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करेंगे एक्सटीरियर से कि भाई बाहर की क्या कंडीशन है अभी, टायर 50,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या मतलब कितना और चलने लायक बचे अपनी गाड़ी में, और फिर इंटीरियर और फिर इसकी जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वगैरह वगैरह सब कुछ मैं आपको अपने वीडियो में आगे चलिए भाई शुरुआत करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से। तो करेंटली गाड़ी की कंडीशन जो है आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक टैक्सी गाड़ी है, येलो नंबर प्लेट से आप समझ सकते हैं। तो दिन की इसकी रनिंग रहती है भाई 150-200 किलोमीटर पर डे इसने चलना ही चलना है। तो जब इतना गाड़ी डेली रन करती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर टच होते रहती है कार, है ना। कोई मेजर तो नहीं, पर थोड़ा बहुत इधर कभी कोई बाइक वाला आके घुस गया, कभी कोई गाड़ी हल्का बहुत कहीं दीवार वगैरह में टच हो गई लगाने में। तो ये सब इसके साथ हुआ है पिछले 53,000 किलोमीटर में। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ थोड़ा बहुत टच होने के बाद क्या कंडीशन होती है गाड़ी की। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये निशान है, तो ये भाई स्कूटी बाइक वगैरह वगैरह से ये जो है रगड़ाई हुई है। तो ये कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है ना। इतना झेल जाती है, मारुति की कार है उसमें इतनी भी वीक नहीं है, मतलब दम है थोड़ा बहुत। अगर कोई स्कूटी वगैरह आए तो एकदम से जो है अपना बम्पर अंदर नहीं जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे साइड व्यू की, तो साइड में तो बढ़िया है, कोई मेजर डेंट वगैरह नहीं है मेरी कार में, क्योंकि सिंगल हैंडेडली चलती है, सिर्फ मैं चलाता हूँ। तो मैं अच्छे से अपनी कार को जो है चलाता हूँ। पीछे से भी अगर बात करें तो कोई इशू नहीं है कार में। एक बार एक बाइक वाले ने दिया था यहाँ पे, पर कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब हाँ, मारुति की कार को लोग टीन का डब्बा कहते हैं, तो भाई उतनी वीक भी नहीं है। हाँ, अगर आप प्यार से चलाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर मेजर डेंट की बात करूँ तो मेरी कार में एक ही मेजर डेंट है, वो अभी आपको मैं दिखाऊँगा, जो कि है भाई ये वाला अपनी साइड रेलिंग जो रहती है इस पे। एक बार जो पानी का वॉल्व रहता है ना, जो वॉल्व मैन खोलते हैं, रिवर्स करते समय में मुझे वो दिखा नहीं था, और उस पर मेरी कार जो है अच्छी खासी चढ़ गई थी। तो ये देख रहे हो आप, अभी इसमें यहाँ से जंग लग रही है और यहाँ तक जो है वो अंदर दब गया है। तो हाँ, थोड़ा सा दिक्कत उसके कारण मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था, और अच्छी खासी जो है अपनी कार को पीछे ले ली थी, तो उसमें ये जो है अंदर दब गया है। तो बात की थी मैंने डेंटिंग पेंटिंग वाले से, तो लगभग 3,000 का खर्चा आएगा इसको मेरे को ठीक कराने में। तो इसको मैं करवाऊँगा, तब वीडियो डालूँगा उसका भी। और उसके अलावा भाई अगर बात करें अपन, तो कार के टायर जो है 53,000 किलोमीटर चल चुके हैं। तो 53,000 किलोमीटर चलने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशान किया है मेरे कार के इस टायर ने परेशान किया है, ठीक है। ये जो है इसमें एक पंचर जो है बड़ा है, ये कल ही मैंने बनवाया है। यानी इस पर जो भी है रबर, अब तक 3 घुस चुके एक के बाद एक। यानी कि मुझको नेक्स्ट जो मेरी कार में खर्चा आएगा ना, वो मेरी कार के टायर्स का आने वाला है। बाकी 3 टायर तो बढ़िया हैं, बस ये वाला टायर जो है बार बार मुझे परेशान करता है। और अगर बात करूँ 53,000 किलोमीटर चलने के बाद कार के टायर्स की, तो अभी ग्रिप बाकी है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं इससे कि कम से कम 20 से 30,000 किलोमीटर और ये टायर जो है चल जाएंगे। वैगनार में मुझको जो आए थे MRF के टायर आए थे। टायर साइज़ था भाई 165/70 R14 का। तो टायर तो बढ़िया है, एक टायर में एक कट लग चुका है जिसको मैंने स्टेपनी बना लिया है। और अगर बात करूँ पहले में जब कार नई थी और अब में क्या अंतर है टायर्स के बारे में, तो भाई जब गाड़ी नई थी तब अपने को हवा जो है 15 दिन 20 दिन में एक बार डलाना पड़ता था। पर अब कार जो है पुरानी हो चुकी है, तो अब जो हवा है मुझको हफ्ते में कई बार 2-2 बार भी डलाना पड़ता है, क्योंकि भाई जिसमें पंचर ज़्यादा है उसकी हवा जल्दी निकल जाती है।
और जिसमें पंचर नहीं है उसमें अपने आप हवा बढ़ जाती है। तो TPMs की कमी जो है इस कार में थोड़ी सी मुझे अब खलती है। शुरू में तो नहीं खलती थी, पर अगर टायर प्रेशर मॉनिटर होता तो मुझे एक टेंशन नहीं रहती कि हाँ किस में हवा कम है किस में ज़्यादा है। तो उस कन्फ्यूज़न में मुझे हफ्ते में एक बार दो बार जो है चेक कराना पड़ता है, क्योंकि भाई टैक्सी गाड़ी है, ज़्यादा चलती है, इसलिए हफ्ते में एक बार दो बार कराना पड़ रहा है। पर्सनल कार में ये आपको बार बार फेस नहीं करना पड़ेगा। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो सबसे पहले तो मैं आपको कार की मीटर रीडिंग दिखा देता हूँ। तो भाई कार की रीडिंग देख लो। तो कार अब तक चल चुकी है 53,170 किलोमीटर पिछले 14 महीनों में, ठीक है। और अंदर से कंडीशन कुछ ऐसी है, कार तो मैं बढ़िया ही रखता हूँ। ये सामने आप डैशबोर्ड देख सकते हो, ये बाहर से मैंने फिट कराया है, कार के साथ नहीं आता है, ठीक है। और पीछे से अगर बात करूँ तो पीछे से भी भाई कंडीशन देख सकते हो, बहुत बढ़िया है। मतलब मेरी कार में आज भी कस्टमर बैठने के बाद बोलता है कि भाई कार आपने अभी अभी ली है क्या। तो मैंने मेंटेन रखा भाई अपनी कार को, है ना। पीछे से जो एक चीज़ सबसे अच्छी मैंने डलवाई है वो है भाई अपना CNG कवर। तो इसके नीचे जो मेरा ड्राइवर का स्पेस है, इसको हटाने के बाद ये जो एरिया बचता है इसमें मैं अपना सामान रखता हूँ। ये स्टेपनी भी कंडीशन आप देख लो, बस एक कट लगा है इसमें, अभी इसमें तो दिख नहीं रहा होगा, ऐसा कोई मेजर नहीं है, कट है, फिर भी मैंने प्रिकॉशन पर्पज़ से इसको जो है स्टेपनी बना के रखा है। ज़रूरत पड़ने में यूज़ अपन जो है इसको कर सकते हैं। तो ये ड्राइवर स्पेस मैंने दिखा दिया है मेरा पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि ऊपर कस्टमर का सामान रहता है। तो इतनी कुछ जगह बचती है गाड़ी में CNG टैंक होने के बाद। और ये आगे से व्यू, ठीक है। तो चलिए भाई, मैंने आपको अपनी कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर का एक शॉर्ट व्यू दिखा दिया है कि जब आपकी कार 53,000 किलोमीटर चल जाती है तो उसकी कंडीशन क्या बचती है। थोड़ा बहुत टच होने के बाद डेंट वगैरह जब आ जाते हैं कार में, थोड़े बहुत स्क्रैचेस रहते हैं, तो हाँ भाई वैगनआर जो है झेल पाती है या नहीं झेल पाती है। तो वो मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ भाई थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच में कार को कुछ नहीं होता है। स्क्रैचेस आते हैं, वो हर कार में आते हैं, वैगनआर हो या फिर टाटा की कार हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब में चलते हैं, है ना। कोई एक मेजर इशू था जो उसको अपन ठीक करवा लेंगे, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है वो कि उसके कारण वो जो मुझे ठीक ना करवा पाऊँ मैं, ऐसा कोई मेरी कार में इशू नहीं है। जो साइड का मैंने आपको रनिंग बोर्ड है ना मेरी कार का, उसका एक डेंट जो है वो ठीक करवाना बस मुझे, तो मैं अगले इंश्योरेंस के पहले उसको ठीक कराऊंगा, और यानी 2-3 महीने बाद उसको करवा लूँगा। तब उसका एक अलग से व्लॉग बना के डालूंगा कि हाँ भाई इसमें कितना क्या खर्चा है। मैं यानी अपनी कार का अब 4-5 हज़ार रुपये में जितने स्क्रैच आए हैं वो और प्लस ये डेंट ठीक करवा लूँगा, है ना। तो ये खर्चा है, मैं खर्चा इसलिए बता रहा हूँ कि क्या क्या आएंगे आपको भी, तो भाई थोड़ी बहुत टच तो सबकी होती है ना। और अगर मैं अपनी कार के अब तक के खर्चों की बात करूं तो पिछले 53,000 किलोमीटर में इस कार की जो है 7 सर्विसिंग हो चुकी है अब तक। 7 में से 5 सर्विसिंग मैंने शोरूम से करवाई है, उसके बाद की सर्विसिंग यानी 6ठी सर्विसिंग और 7वीं सर्विसिंग मैंने जो है बाहर से करवाई है गराज से, क्योंकि भाई ये एक टैक्सी कार है तो हर 2.5 से 3 महीने में इसकी सर्विसिंग आ जाती है। तो बार बार शोरूम से करवाने में मुझे ज़्यादा खर्चा बैठ रहा था, तो मैंने इसका जो सर्विसिंग वाला काम है वो बाहर कराना शुरू कर दिया। जो बेसिक काम रहते हैं, मतलब ऑयल फिल्टर चेंज होना, इंजन ऑयल चेंज होना, एयर फिल्टर चेंज होना, तो ये कोई भी कर देता है, कंपनी के डलवाता हूँ। हाँ अगर कल को कोई दूसरा काम ऐसा है कि भाई कोई बॉडी पार्ट चेंज होना है या फिर कोई मेजर काम है कार में, तो वो मैं वापस से शोरूम से करवाऊँगा, है ना। तो बाहर से सर्विसिंग कराने में जो बेसिक सर्विसिंग होती है उसमें मुझे खर्चा आता है 3,800 रुपये का हर 2.5 से 3 महीने में, ठीक है। 2.5 से 3 महीने में मेरी कार जो है 10,000 किलोमीटर क्रॉस कर जाती है, तो उतना खर्चा मुझे। और अगर हम बात करें इस कार में और क्या क्या खर्चे मुझको अब तक आए हैं, मैं मैकेनिकली की बात कर रहा हूँ कि जो बेसिक पार्ट होते हैं वेयर एंड टेयर वाले, वो अगर कुछ चेंज मैंने करवाए हो तो भाई 53,000 किलोमीटर में ऐसा कोई भी खर्चा मेरी वैगनआर में अब तक नहीं आया है कि मुझको जो अलग से जो उस पर अपना खर्चा करना पड़े। मैं बोले तो इस कार के ब्रेक पैड जो है 53,000 किलोमीटर के बाद भी अभी सही है। बात करें आगे अपन स्पार्क प्लग की, तो स्पार्क प्लग भी सही है, इसके हर सर्विसिंग में चेक होते हैं, मतलब कि 3 महीने में मेरी कार की सर्विसिंग 2.5 से 3 महीने में होती है, तो हर बार चेक होते हैं, अभी भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शोरूम से आप 6वीं सर्विसिंग करवाओगे तो 6 सर्विसिंग में वो जो है स्पार्क प्लग को चेंज कर देते हैं। तो भाई अभी अच्छे थे, ज़रूरत नहीं थी तो वो मैंने अभी नहीं करवाए, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको फिर अपन चेंज कराएंगे। मतलब 53,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरी कार में अभी एक भी खर्चा ऐसा नहीं आया है
कि जिसके कारण मतलब कुछ कोई बॉडी पार्ट वगैरह मेरे को चेंज कराना पड़े। अगर सिर्फ एक वाइपर जो है मेरी कार के फ्रंट वाइप अपने विंडशील्ड वाइपर, तो उसको मैंने 2 बार अब तक चेंज करा चुका हूँ। ठीक है, तो भाई ये तो बेसिक है, सबको ही कराने पड़ते हैं। क्या धूप में खड़ी खड़े वो फिर स्क्रैचेस वगैरह आने लगते, चलने में क्लियर नहीं करते, तो वो चेंज कराने पड़े। तो कोई बड़ा खर्चा नहीं है, शोरूम से कराओगे 600-650 के आएंगे, बाहर से कराओगे 400 में दोनों नए आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं बाहर से मैंने जो है अपनी कार के वाइपर जो है ब्लेड्स डलवा लिए थे। और इसके अलावा मैं बात करूँ सर्विस कॉस्ट की, तो भाई शोरूम से जब इस कार की सर्विसिंग होती थी तो 5,000 से 6,000 के समथिंग का खर्चा इसमें हर बार आता था। और बाहर से मैं अच्छे गैराज से कराता हूँ तब इसमें 3,800 रुपये का खर्चा आता है। सारे जो इंजन ऑयल से लेके हर चीज़ क्वालिटी की रहती है, ओरिजिनल रहती है, तब 3,800 का खर्चा आ रहा है। कहीं और कराऊंगा तो और कम में हो जाएगा। ठीक है, तो एक अप्रोक्सीमेट मैं खर्चे बता रहा हूँ आपको क्या क्या आपकी वैगनार में उठाने पड़ेंगे। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं अपन सीधे अपनी कार की अब तक मुझे जो जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है उसके बारे में। तो भाई मेरी कार में ज़्यादा तो कुछ नहीं, एक विंडो वाली प्रॉब्लम है जो मैं पहले भी अपनी कार के सर्विसिंग वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके क्या क्या है चीज़ें इसमें जो आप। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो VXI में जो है पावर विंडो आते हैं पूरे अपनी चारों की चारों। तो इसमें मेरी जो ड्राइवर साइड की विंडो है तो वन टच डाउन फीचर के साथ आती है, पर दिक्कत इसमें कब जाती है जब मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ये जो है अटकने लगती है। अभी तो बारिश का मौसम है, पानी लगा हुआ है तो उतनी दिक्कत नहीं दे रही करेंटली, पर ये जो है ऊपर आने में है अटक जाती है। तो भाई इसका इशू जो मैं शोरूम में सर्विस सेंटर में कई बार बता चुका हूँ, तो तुरंत पे तो वो ऑयलिंग वगैरह कर देते, तो जैसे अभी ये पानी के कारण उठ रही है वैसे ऑयलिंग में उड़ जाती है, फिर वापस से जो है अटकने लगती है। तो जब अटकती है तो मुझको जो है इसको हाथ से ऐसे पकड़ के पीछे धकाना पड़ता है और फिर ये वापस से चलने लगती है। गैराज में मैंने बताया था तो बोल रहे थे भैया 2300-2400 रुपये की इसकी जो मशीन है वो नहीं आ जाएगी, उसमें कट लग जाते हैं, इस चक्कर में ऐसा होता है। तो फिलहाल मैं हाथ से काम उसको सीधा करके चला ले रहा हूँ, तो उतनी कोई खासी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, इस कार के अगर आप विंडो को जो है अगर इतना खोल के रखते हैं, थोड़ा सा अपन कार चलाते हैं कभी AC चलाने की इच्छा नहीं हुई तो इतना ओपन करके रखो, तो फिर ये कार जो है इसके जो ग्लासेस है बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी उसकी नॉइज़। तो आप इसका सोल्यूशन ये है भाई, या तो आप अपनी विंडो को इतना खोल लो इतना, या फिर पूरा बंद कर लो। यानी इतने में आपका काम नहीं चलने वाला। आप सोचो कि सिर्फ इतना खोल के चलाऊं तो नहीं, वो फिर आवाज़ करेंगे, तो इसको आपको डाउन करके रखना पड़ेगा, है ना। तो ये मेरी वैगनार नहीं, सभी वैगनार में इशू फेस करना पड़ता है सबको। तो मैंने और भी भाई लोग से पूछा था जिनके पास वैगनार है, तो ये बेसिक दिक्कत जो है आपको फेस करनी ही पड़ेगी। और अगर इसके अलावा बात करूँ गाड़ी में कोई वाइब्रेशन वगैरह है क्या मेरी कार में 53,000 किलोमीटर चलने के बाद, तो नहीं भाई, कोई वाइब्रेशन नहीं है। पर यह है कि अगर आपने इसके बॉटल होल्डर में कोई बॉटल रख दी तो फिर वो आवाज़ करेगी, वो आपको इरिटेट करती रहेगी। तो उसका सोल्यूशन, जैसे कि ये मेरी बॉटल है, स्टील बॉटल है, तो स्टील वाली बॉटल और ज़्यादा आवाज़ करती है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये कपड़ा जो है यहाँ पे ऐसा फंसा देता हूँ, तो फिर वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। क्योंकि भाई स्पेस जो बच रहा है ना इस बॉटल और प्लास्टिक के बीच में, तो ये आवाज़ करता है। तो उसके लिए फिर मैं एक कपड़ा रखता हूँ और इसको ऐसा फंसा देता हूँ, क्योंकि कार में यार एक छोटी सी आवाज़ भी बहुत इरिटेट करती है। तो इस चक्कर में आपको छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पे कॉइन्स वगैरह रखोगे तो आवाज़ आएगी, तो वो हर कार में आएगी। ठीक है, तो इसके अलावा तो और कोई चीज़ यानी बॉडी नॉइस इस कार में नहीं है। इंजन, अभी भी गाड़ी का इंजन चालू है, AC चालू है, अगर आपको बाहर की जो नॉइस, इंजन नॉइस अंदर आ रही होगी तो उतनी ही आती है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि जब मैंने कार ख़रीदी थी तब इसके इंजन की आवाज़ कुछ अलग आ रही थी अंदर और अभी कुछ अलग, तो ऐसा नहीं है। अभी जितनी आ रही है उतनी पहले भी आती थी और अब भी आती है। मतलब इंजन से रिलेटेड कोई इशू नहीं आया कि ज़्यादा आवाज़ आ रही हो। अभी मैं आपको बाहर चल के एक बार इंजन भी दिखा देता हूँ कि 53,000 किलोमीटर चलने के बाद कितनी की आवाज़ करता है। तो ये है भाई 53,000 किलोमीटर चलने के बाद कार का इंजन जो है कुछ ऐसा है अभी, है ना। आवाज़ भर फील करना है, बाकी सब तो बढ़िया है। तो इंजन के मामले में अभी कोई दिक्कत मेरे को नहीं है। भाई मैंने आपको ये तो बता दिया इस कार की क्या क्या समस्याएं हैं जो कि मेरे को फेस करनी पड़ती है
इतनी कार चलने के बाद, 53,000 किलोमीटर चलने के बाद। तो ये समस्याएं अभी जब कार नहीं थी तुरंत नहीं आई थी, बाद में आई है। जो विंडो वाला इशू है ये लगभग 20,000 चल गई थी, उसके बाद आने लगा था। इसके अलावा जो वो विंडो वाइब्रेट कर रही है साइड वाली, वो भी बाद में हुई, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो ये आएगी आपको फ्यूचर में अगर आप वैगन आर लेने की सोच रहे हो। और एक और मेरे चैनल पे अक्सर मेरे को कमेंट देखने को मिलते हैं कि इसकी स्टेयरिंग मोड पे वापस आती है या नहीं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथ स्टेयरिंग है, बाकायदा वापस आती है और बहुत रिस्पॉन्सिव स्टेयरिंग है, ठीक है। तो स्टेयरिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा जो मैंने आपको 2 इश्यूज बताए मेरी कार के, और अगर आपको तीसरा इशू जो है मैं बताऊं तो मेरी कार में, तो वो भाई है इस कार का एसी। तो भाई एयर कंडीशनर जो इस कार का है ना, वो आपको जैसे कि एक पॉइंट पे अपन सेट करके रखते हैं ना, तो एक पॉइंट पे काम नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अपन बात कर रहे थे एसी की, तो एक पॉइंट पे अगर आप इसका एसी चालू करके रख रहे हो, तो आगे जो 2 लोग बैठे, जो बंदा यहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे लिए, हम दोनों के लिए सफिशिएंट है। पर अगर आपके कार में पीछे 2-3 लोग और बैठे हैं, तब आप एक पे नहीं रख सकते भाई, आपको एसी जो है 2 पे एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 पे तो फिर वो रिस्पॉन्स नहीं रहता एसी का, बस हवा फेंकता है जोर के। 2 पे आपको इस कार का एसी जो है चलाना पड़ेगा। कई बार सिंगल धूप निकली है तब भी आपको 2 पे ही, 2 पॉइंट पे सेट करके रखना पड़ेगा। सिंगल से आपका जो है काम चलने नहीं वाला। तो थोड़ा सा एसी मुझे इस कार का वीक लगा। और वीक नहीं है भाई एसी, दिक्कत ये कि इस कार का जो रूम एरिया है ना, बहुत बड़ा है। मतलब अपने आप में एक कमरे में बैठे हो ऐसा आपको फील होगा। तो भाई अब कमरा है, ग्लास एरिया इतना बड़ा है इस कार का, तो उस चक्कर में जो है कार में जो है ठंडा होने में जो है कार जो टाइम लगा देती है, और एसी को जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये चीज़ भाई हर वैगन आर में आपको देखने को मिलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है कि बस आप इसको 2 पे सेट करके रखो तो आपकी ये वाली समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए भाई, जो जो समस्या थी एक एक करके मैंने आपको सारी बता दी। तो ये विंडो हो गया, एसी हो गया थोड़ा बहुत, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है मेरी कार में। एसी भी कोई समस्या नहीं है, एक पॉइंट ज़्यादा पे रख लो तो ठीक हो जाता है वो। हाँ, ये है कि अगर आप अल्टो में बैठ के चलोगे, जैसे मेरे साहू जी दोस्त है उनके साथ अल्टो है, तो उनका एक पॉइंट पे पूरी गाड़ी चिल्ड हो जाती है। पर नहीं, वैगन आर में आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट पे रखना ही पड़ेगा। तो वो भाई बनता भी है, गाड़ी का जो एरिया है, रूम स्पेस जो है उतना बड़ा है, तो थोड़ा सा एसी को थोड़ा स्ट्रगल करना लाजमी है ना। और इसके अलावा इस कार में कोई समस्या नहीं है भाई चलने से रिलेटेड, और बाकी किसी और चीज़ से रिलेटेड, मतलब जो मैंने फेस किया आज तक, तो ऐसी कोई विशेष समस्या मेरे को आई नहीं है जो फेस करना पड़े, या फिर मैं कभी इस गाड़ी में अटका नहीं हूँ भाई इतने 53,000 किलोमीटर में, है ना। और अगर मैं बात करूँ इस कार की खासियत के बारे में, तो भाई खासियत तो मारुति की कार है, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि माइलेज जो है इस कार का बहुत बेहतरीन है। और ऐसा नहीं हुआ है कि कार का शुरू में माइलेज कुछ और था और अभी माइलेज कुछ और है, और अब 53,000 किलोमीटर चलने के बाद कुछ और हो गया है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, एकदम जब कार नई थी, जब तक उसकी थर्ड सर्विसिंग नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा 2-3 का अंतर मेरी कार में थर्ड सर्विसिंग के बाद मुझको माइलेज जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला था, और तब से लेके अब तक वही माइलेज इस कार का चलता आ रहा है। तो करेंटली अगर मैं अपनी कार की माइलेज की बात करूँ, तो सिटी राइड में ये कार जो है मुझे 26 किलोमीटर पर केजी का माइलेज आराम से निकाल के देती है, विद एसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप हाईवे में निकलते हैं, लॉन्ग राइड पे निकलते हैं, तो ये कार जो है आपको एक टैंक में 250 किलोमीटर की रेंज दे देती है मिनिमम, विद एसी की मैं बात कर रहा हूँ। और एक टैंक में लगभग 8 केजी जो सीएनजी है इस कार में आ जाती है, ठीक है। और अगर बात करें विदाउट एसी चलाने की, तो अगर आप लॉन्ग राइड पे निकले हो और विदाउट एसी चल रहे हो, तो ये कार 300 से 320 किलोमीटर तक आराम से चल जाती है। आराम से इन द सेंस 300 पे के आसपास फिर जाके टैंक आपका एम्प्टी हो जाएगा। और सिटी में चलोगे विदाउट एसी तो 250 किलोमीटर चल जाएगी, ठीक है। और विद एसी सिटी में चलोगे तो एक टैंक की बात कर रहा हूँ, तो 190 से 200 किलोमीटर चल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी और ट्रैफिक कंडीशन, ठीक है। तो मैं अब भोपाल में रहता हूँ, भोपाल में चलाता हूँ, तो मैं यहाँ की आपको जो है इसके माइलेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ के ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो माइलेज के मामले में इस गाड़ी का तोड़ नहीं है भाई। मेरे पास एक बाइक है जो कि पिछले लगभग 1 साल का समय बीत गया है, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया है। कल ही मैंने उस बाइक की सर्विसिंग करवाई, वो चालू ही नहीं हो रही थी, जैसे तैसे उसको गराज ले गया, ठीक कराया, चालू करवाया। मतलब अभी करेंटली मैं जो है बाइक चलाना टोटली छोड़ दिया हूँ, और रखे रखे वो ख़राब हो गई। अब क्यों छोड़ दिया हूँ? क्योंकि भाई ये कार मेरे को दूध लेने भी जाना है, तो मैं इस कार को निकाल लेता हूँ, क्योंकि माइलेज
इस कार का इतना अच्छा है कि मुझको ऐसा हेडेक नहीं होता है कि यार कार से जा रहे हैं अपन कार से ही जाते हैं, जहाँ भी जाना हो, दूध लेने, सब्जी लेने, यानी बाइक का यूज़ करना मैंने छोड़ दिया है। ये कार इतनी अच्छी है, मतलब इतना प्यारा माइलेज देती है कि आप बाइक चलाना छोड़ दोगे, ठीक है। और इसके अलावा इस गाड़ी का मेंटेनेंस की बात करें तो उतना कुछ विशेष नहीं है। नॉर्मल आप सर्विसिंग कराओ, इंजन ऑयल चेंज कराओ, ऑयल फिल्टर चेंज कराओ, एयर फिल्टर वगैरह, तो बस इतना बेसिक जो होता है हर कार का, वो इस कार का भी है। इसके अलावा कोई खर्चे नहीं मांगती भाई ये। तो मेंटेनेंस के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। मारुति की कार जानी ही इसलिए जाती है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, तो वो है भाई इसमें चीज़, है ना। तो बाकी तो आप वैगनार से सब परिचित हैं ही, क्या इसकी तारीफ बताने की ज़रूरत नहीं है। आराम से 5 लोग बैठ जाते हैं, ज़रूरत पड़ने में मैं साथ साथ को भी बैठा के ले जाता हूँ, तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। प्लस सीएनजी टैंक मतलब आपका पीछे लगा हुआ है। उसके बाद भी इस गाड़ी में इतना ज़्यादा बूट स्पेस है कि आराम से 2 बड़े साइज के बैग आ जाते हैं और छोटे साइज के 3 बैग आ जाते हैं। मतलब एक डिज़ायर में जितना लगेज आता है उतना वैगनार में भी आता है। लगे तो उससे ज़्यादा ही मैं कैरी कर लेता हूँ मेरी कार में लगेज, ठीक है। तो लगेज के मामले में भी जैसे कि अभी टाटा की कार में, हुंडई में आ रहे हैं ना ड्यूल सिलेंडर सीएनजी लगे हुए, वो इसमें नहीं है, पर उसकी कमी आपको नहीं खलेगी। इतना एरिया आपके पास स्पेस बच जाता है। अगर आप बस वो जो मैंने आपको सीएनजी कवर दिखाया था ना, वो लगवा लेना, उसके बाद अच्छे से ज़्यादा सामान आप कैरी कर पाओगे, ठीक है। तो ये था भाई वैगनार का। और अगर मैं अपने भविष्य में आने वाले खर्चों की भी बात आपको बताऊं कि अभी मैं इस कार में भविष्य में क्या क्या खर्चे देख रहा हूं, तो सिर्फ एक खर्चा है भाई जो कि भविष्य में मेरे को फेस करना पड़ेगा, वो है इस कार के टायर्स को मुझको चेंज कराना पड़ेगा। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ 20 से 30 हज़ार किलोमीटर और चल जाएंगे। सिर्फ एक पीछे का जो टायर मैंने आपको दिखाया था बार बार परेशान कर रहा है, तो वो हो सकता है कि उसको हटा के मुझे अपनी स्टेपनी वाला टायर वहाँ लगाना पड़े। तो भी 20 से 30 हज़ार यानी कि 70 से 80 हज़ार किलोमीटर एक नई वैगनार के टायर जो है चल जाते हैं, ठीक है। तो एक खर्चा वो आने वाला है, तो वो मैंने बता दिया आपको। बाकी भाई जो था प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी जो डिटेल मैंने आपको बताई वो काफ़ी होगी एक वैगनार के बारे में जानने के लिए और एक फ़ैसला लेने के लिए कि हाँ भाई फ्यूचर में मतलब ये गाड़ी जो है लेने लायक है या नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये गाड़ी कैसी रहेगी कैसी नहीं वगैरह वगैरह मैंने आपको सब बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट आपका बचा हो तो कमेंट में लिख देना, मैं भूल गया हूँ तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। आपका तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपन अपने ऐसे ही किसी वीडियो में। धन्यवाद।